अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमारा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का और एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें से MCQs भी आते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसमें से पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है MCQs की, प्लस ये एक बड़ा चैप्टर है तो आपने थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेट करना है। स्पेशली जो ईटा के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो लेक्चर को सुने और साथ बुक की रीडिंग करें इन टॉपिक्स की, ताकि हम डिस्कशन में जो है वो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें। ठीक है, आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप तमाम बुक रीडिंग, एंट्री टेस्ट के लिए आप बुक रीडिंग ज़रूर करें और वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन कोई चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को। भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले हम थोड़े से इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि भाई एटम का स्ट्रक्चर कैसे डिस्कवर हुआ। सबसे पहले क्या था कि ग्रीक फिलोसोफर ने कंसेप्ट दिया था कि मैटर इज़ अ इंडिविजिबल पार्टिकल, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, मैटर, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर, और मैटर के बाद कंसेप्ट आया था एटम का और कहा गया था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, या मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो एटम वर्ड जो आया वो कहाँ से आया? एटम वर्ड कम फ्रॉम एटॉमस। एटॉमस मीन था इंडिविजिबल। ठीक है, इसके बाद इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी डाल्टन ने डाल्टन्स थ्योरी दी और जॉन डाल्टन ने लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन दिया, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस 19th सेंचुरी की बिगनिंग में। ठीक है, उस वक्त तक यही समझा जाता था कि एटम इज़ फर्दर इंडिविजिबल पार्टिकल, इसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन लेटर ऑन उसके बाद एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए, तो ये कंसेप्ट ख़त्म हुआ कि इट इज़ इंडिविजिबल, बल्कि यहाँ पे क्या आया? एटम कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं दे आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर इज़ एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर। मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम। Atom is the smallest particle which cannot be further subdivided and which take part in a chemical reaction. Atom को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि further indivisible and which take part in a chemical reaction. रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है। उसके बाद हमारे पास क्या आया? फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए एटम के अंदर कि एटम कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम बात करते हैं हाउ दीज पार्टिकल्स आर डिस्कवर्ड। इन पार्टिकल की डिस्कवरी हमें मालूम होना चाहिए, हमें की पॉइंट्स मालूम होने चाहिए इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी से रेलिवेंट। तो हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पहले देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। हाउ इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड? इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। और डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है? एक कैथोड, एक एनोड, गिलास ट्यूब, एवाक्वेटेड वैक्यूम, ठीक है, जिसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया हो, जिसमें से तमाम गैसेस जो है वो निकाल ली जाती हैं। ठीक है, लो प्रेशर पे। एवाक्वेटेड का मतलब है एट लो प्रेशर। एक गिलास ट्यूब जिसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, एनोड, कैथोड, ठीक है, उसके अलावा लो प्रेशर है और हाई पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय discharge tube experiment. Protons are also discovered by discharge tube experiment. प्रोटॉन भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुए, लेकिन फ़र्क क्या था? इन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपल डिस्चार्ज ट्यूब इज़ यूज्ड, इन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन perforated cathode is used in a discharge tube. ठीक है, तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि इन discharge tube with perforated cathode is used for discovery of protons. प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के लिए ये यूज हुई। इसे हम कहते हैं केनाल रे एक्सपेरिमेंट। केनाल इसका मतलब है रास्ता। ठीक है, तो केनाल रे एक्सपेरिमेंट
कैथोड के अंदर जो है वो केनाल्स मौजूद थी, रास्ते मौजूद थे, ठीक है, इसलिए इसे केनाल रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, तो यहाँ पे गैस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की क्योंकि 2 इलेक्ट्रोड थे और उसके बाद उनके दरमियान क्या था, फ्री स्पेस, ठीक है, खाली जगह थी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड मौजूद है, यहाँ एक इलेक्ट्रोड मौजूद है, इसे कनेक्ट किया हाई पोटेंशियल से, ठीक है, और इसको वैक्यूम कर लिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पम्प। अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, तो कंडक्ट क्या चीज़ करेगी, इसमें मौजूद जो गैस है वो लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। तो गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर, ठीक है। गैस नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। जब इसे वैक्यूम पंप की मदद से प्रेशर लो किया गया, ठीक है, तो उसके बाद गैस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की एंड सम ग्लो अपीयर, ठीक है। तो भाई गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर, और लो प्रेशर कितना, अप टू 0.1 mm ऑफ Hg, ठीक है, 0.1 mm ऑफ Hg पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। 0.1 टॉर, इसे टॉर भी कह सकते हैं, 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉर। तो गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट 0.1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, एंड एट हाई वोल्टेज 5000 टू 10,000। MCQs में हो सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएं कि गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी at 0.1 ATM pressure, at 0.2 ATM pressure, or 0.1 mm of Hg pressure, 0.2 mm of Hg या 0.2 torr pressure at 2000 volt, at 15,000 volt। तो हमें मालूम होना चाहिए गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी at 0.1 ATM, इट इज़ अ वेरी लो प्रेशर पे एंड हाई पोटेंशियल ऑफ 5000 टू 10,000 वोल्ट। उसके बाद जब प्रेशर फर्दर रिड्यूस किया गया अप टू 0.01 mm ऑफ Hg, तो जो ग्लो था डिस्चार्ज ट्यूब का वो डिसअपेयर हुआ और कुछ ग्लो अपेयर हुआ अपोजिट टू कैथोड। अपोजिट टू कैथोड इसका मतलब है ग्लो अपेयर टूवर्ड्स एनोड, ठीक है, एनोड के तरफ कुछ ग्लो अपेयर हुआ, ठीक है। अब पता ये चला कि कुछ रेज हैं जो ट्रेवल कर रही हैं फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड एंड दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज बाय गोल्डस्टेन, ठीक है। गोल्डस्टेन ने इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया। अगर हम प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे, हमने कहा इट इज ऑल्सो डिस्कवर बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये भी डिस्चार्ज ट्यूब से डिस्कवर हुई, लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब में डिफरेंस क्या था, परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब है जाली नुमा जिसमें सुराख हो, ठीक है। परफोरेटेड कैथोड इज यूज्ड, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या था, रेज मूव टूवर्ड्स कैथोड, ठीक है। वहाँ पे क्या था, अपोजिट टू कैथोड टूवर्ड्स एनोड, यहाँ पे रेज मूव की टूवर्ड्स कैथोड एंड दे पास थ्रू द कैनाल्स, ये उन कैनाल्स में से, उन परफोरेशंस में से पास हुई और उसके बिहाइंड, कैथोड के बिहाइंड इसने ग्लो अपेयर किया। इसका मतलब है ये मूव कर रही थी फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड। तो जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई तो रेज मूव फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी, ठीक है। और यहाँ पे हाउ कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड या वाई कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड, कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय कोलिजन ऑफ, हाउ एनोड रेज आर प्रोड्यूस्ड, सॉरी इन रेज को हम कहेंगे एनोड रेज, पॉजिटिव रेज। हाउ पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय कोलिजन ऑफ कैथोड रेज विद गैस मॉलिक्यूल। जब गैस मॉलिक्यूल के साथ जो भी गैस मौजूद है, कैथोड रेज का कोलिजन हुआ। कैथोड रेज क्या थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। दे इजेक्ट इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव आयन, ठीक है। कैथोड रेज जब स्ट्राइक की गैस पार्टिकल पे, कोई भी गैस है, मैं यहाँ हीलियम कर देता हूँ सपोज, तो इसने He पॉजिटिव बनाया और इसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर लिया, ठीक है। तो असल में जो पॉजिटिव रेज हैं वो क्या थे, गैशियस आयंस थे,
ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें मज़ीद मालूम होनी चाहिए, इसका मतलब है अगर मैं यहाँ हीलियम यूज़ करूँगा तो चार्ज टू मैस रेशो मुख्तलिफ होगा। अगर मैं यहाँ नियॉन गैस यूज़ करता हूँ डिस्चार्ज ट्यूब में तो जो पॉजिटिव रेज जनरेट होंगी उनका चार्ज टू मैस रेशो मुख्तलिफ आएगा। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक बात कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन, ठीक है, चार्ज टू मैस रेशो ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, ये गैस की नेचर पे डिपेंड करेगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो प्रोटॉन रेज डिपेंड अपॉन, ठीक है, पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की डिस्कवरी उसी वक्त हो गई थी एक्चुअली जिस वक्त न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, और रदरफोर्ड ने 1911 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया। इसे कहते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। उसने एक फॉइल के ऊपर कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक किए थे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में, और उसमें से कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, सम ऑफ दैम अनडिफ्लेक्टेड एंड पास थ्रू द फॉइल। उसने कहा जहाँ डिफ्लेक्शन हो रही है, पार्टिकल टकरा के वापस डिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे हैवी सेंटर मौजूद है एटम का। ठीक है, ये उसकी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस थी। रदरफोर्ड डिस्कवर न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इन 1911। Then in 1920 he proposed there are some neutral particles present in the nucleus of atom. उसने ऐसा क्यों प्रपोज किया? Because sum of mass of electron and proton is not equal to the mass of atom. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैस को जब हम सम करते थे तो वो एटम के मैस के इक्वल नहीं आ रहा था। इसका मतलब था कि इस एटम में कुछ और पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। तो उसने रदरफोर्ड ने इस बेस पे 1920 में प्रपोज किया कि देयर आर सम न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम, और वो न्यूट्रल पार्टिकल चैडविक ने डिस्कवर किए इन 1932 जब उसने कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस किए। तो उसके बाद उसने डिस्कवर किया कि एटम के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल्स मौजूद हैं जो कि उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास इसमें से पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यूज पॉसिबल है, इसलिए हमें ये की पॉइंट मालूम होने चाहिए। सबसे पहले एटम, वर्ड कम फ्रॉम एटॉमस, एटम एटॉमस से आया। ठीक है, एटम कंटेन 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और अदर एटम्स, other subatomic particles are also present in atom. उसके बाद electrons was discovered by discharge tube experiment, proton was discovered by discharge tube experiment with perforated cathode. Neutrons was discovered by nuclear reactions. Neutrons was discovered by Chadwick when he performed some nuclear reactions, James Chadwick, in 1932. Discharge tube experiment was carried out at low pressure and high voltage, high potential, 5000 to 10,000 volt, and at 0.1 mm of Hg, and gases conduct electricity only at low pressure. Gases do not conduct electricity at high pressure. ठीक है, लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, हाई प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। कैथोड रेज वाज डिस्कवर्ड एट अ प्रेशर ऑफ 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, कैथोड रे मूव फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी। ठीक है, पॉजिटिव रेज वाज डिस्कवर्ड बाय परफोरेटेड कैथोड, पॉजिटिव रे परफोरेटेड कैथोड से डिस्कवर हुई। दे मूव फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही थी। ठीक है, एंड दे आर गैशियस आयंस, एक्चुअली दे आर गैशियस आयंस, दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ कैथोड रे विद गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, और उसके बाद तीसरी चीज़ थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, हमने कहा डिस्कवर्ड बाय चैडविक बट प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड। ठीक है, इन 1920, and Rutherford also discovered nucleus of atom in 1911 by Rutherford experiment.
जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब डिपेंड ऑन। हमें मालूम है पॉजिटिव रेज क्या हैं। पॉजिटिव रेज गैस के आयंस हैं, पॉजिटिव आयन है, गैशियस आयन है, गैशियस कैटाइंस हम कह सकते हैं, गैशियस कैटाइन है। सो दे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। तो ये डिपेंड करेंगे किस पे, नेचर ऑफ गैस पे। हमने बात की कि हमें इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के की पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एमसीक्यूज़ में आता है तो हमें मालूम हो कि क्या कंडीशंस थी, ठीक है, किस किस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या डिफरेंस था। स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के, हाउ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय विच पर्सनस दे आर डिस्कवर्ड एंड बेसिक एक्सपेरिमेंट के की पॉइंट्स क्या थे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हमें क्या पता होना चाहिए, प्रोटॉन की डिस्कवरी में हमें क्या मालूम होना चाहिए, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए टू अटेम्प्ट द एमसीक्यूज क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, पॉजिटिव रेज एंड न्यूट्रॉन्स। कैथोड रेज हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को कह रहे हैं, एक्चुअली कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव रेज आर प्रोटॉन्स। पॉजिटिव रेज प्रोटॉन्स हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड केनाल रेज, ठीक है, ये केनाल रेज भी कहलाएंगी, ठीक है। ये कैथोड रेज हैं, नेगेटिव रेज, और लास्ट ये है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहली चीज़, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कौन कौन सी, कैथोड रेज एंड पॉजिटिव रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी। अब कैथोड रेज चूँकि नेगेटिवली चार्ज है, दे डिफ्लेक्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दे डिफ्लेक्ट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्रॉपर्टी केनाल रेज की भी होगी, पॉजिटिव रेज की भी होगी। पॉजिटिव रेज ऑल्सो डिफ्लेक्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, कैथोड रेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड या पॉजिटिव प्लेट, केनाल रेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है, दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव प्लेट, क्योंकि इन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। बोथ ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे ऑल्सो ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जब कैथोड रेज को पास किया गया, स्ट्राइक किया गया पैडल व्हील पे, तो दे रोटेट पैडल व्हील। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कैथोड रेज रोटेट पैडल व्हील, इसका मतलब है दे आर मटीरियल पार्टिकल्स, और मटीरियल पार्टिकल्स हैं तो दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, दे पॉसेस काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में बैंड करेंगी एट राइट एंगल टू द लाइन जॉइनिंग द टू फील्ड्स, ठीक है। दे डिफ्लेक्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड हम सिंपली कह सकते हैं। उसके अलावा जब मेटल पे स्ट्राइक करेंगी तो मेटल ग्लो, इसका मतलब है दे प्रोड्यूस हीट, प्रोड्यूस हीट व्हेन स्ट्राइक ऑन अ थिन मेटल फॉइल। जब कैथोड रेज थिन मेटल फॉइल पे स्ट्राइक करेंगी तो हीट प्रोड्यूस करेंगी। एंड व्हेन दे स्ट्राइक ऑन एनोड दे प्रोड्यूस एक्स रेज। जब एनोड पे स्ट्राइक करेंगी तो एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी। दे आयोनाइज गैसेस, ये बात हम डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज में पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक ऑन इट। इसी तरह केनाल रेज की प्रॉपर्टीज़ या पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या है। पॉजिटिव रेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड नेगेटिव प्लेट, दे ऑल्सो ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, चार्ज टू मास रेशियो इज स्मॉलर देन कैथोड रेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो पॉजिटिव रेज का स्मॉल होगा देन कैथोड रेज। वजह क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इक्वल है, ठीक है। और वो कितना है, हाँ जी, 1.6 इंटू 10 टाइम माइनस 19 कूलम है। इसका चार्ज भी 1.67 इंटू 10 टाइम माइनस 19 कूलम है। इसका चार्ज भी 1.67 इंटू 10 टाइम माइनस 19 कूलम है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है,
ठीक है, 1.6 इंटू 10 टाइम माइनस 19, इसे हम कहते हैं 1.6 इंटू 10 टाइम माइनस 19। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब है दोनों का चार्ज तो सेम है, लेकिन मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, 9.1 इंटू 10 टाइम माइनस 31, 9.1 इंटू 10 टाइम माइनस 31 किलोग्राम। जबकि मैस ऑफ प्रोटॉन और मैस ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 1.67 इंटू 10 टाइम माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, इससे ज़्यादा है 1.67 इंटू 10 टाइम माइनस 27। अब ये 6727 है फॉर प्रोटॉन और 6749 है फॉर न्यूट्रॉन, ऑलमोस्ट सेम है। 1.67 इंटू 10 टाइम माइनस 27, मैं इसको लिख देता हूँ किलोग्राम में है। ठीक है, अब यहाँ से जो चार्ज टू मैस रेशो आएगा इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ से जो चार्ज टू मैस रेशो आएगा मेरे पास प्रोटॉन का। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं एक वैल्यू को स्मॉल वैल्यू से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, सपोज 2 डिवाइडेड बाय 1 मेरे पास 2 है, अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 4 करता हूँ तो मेरे पास 0.5 है। जब ये वैल्यू लार्ज होगी तो हमारे पास स्मॉल वैल्यू आंसर में आएगी डिवाइड होने के बाद। तो यहाँ पे चूँकि मैस प्रोटॉन और का ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो चार्ज टू मैस रेशो की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। चार्ज टू मैस रेशो इज़ स्मॉलर देन कैथोड रेज। अब यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है जो कि हमने याद रखनी है। एक और बात जो हमें पता चली जो कि हमने ज़हन में रखनी है वो क्या है, चार्ज टू मैस रेशो किस गैस का लार्ज होगा और किसका स्मॉल होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पॉसिबल है कि भाई हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज टू मैस रेशो, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ E/M रेशो बिलोंग्स टू, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि लार्ज वैल्यू या स्मॉल वैल्यू। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ H2 है हमारे पास, ठीक है, He हीलियम है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है और इक्वल फॉर ऑल। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि देखिए हमने कहा चार्ज, ये आ गया प्रोटॉन का चार्ज और ये आ गया मैस ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज टू मैस रेशो की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। अब अगर यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज आयन हाइड्रोजन गैस के हैं, H2 के हैं, ठीक है, तो यहाँ H2 का मैस हो जाएगा। अगर ये N2 के होंगे तो यहाँ N2 का मैस होगा चार्ज टू मैस रेशो में, और N2 का मैस ज़्यादा होगा, H2 का मैस कम होगा। जितनी यहाँ स्मॉल वैल्यू होगी मैस की उतनी लार्ज वैल्यू आएगी चार्ज टू मैस रेशो की, ठीक है। जितनी लार्ज वैल्यू मैस की होगी उतनी स्मॉल वैल्यू होगी चार्ज टू मैस रेशो की। तो इसका मतलब है लाइटर गैस जिसका मैस कम होगा उसके लिए चार्ज टू मैस रेशो की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी, ठीक है। चार्ज टू मैस रेशो इज लार्ज फॉर लाइटर गैस। तो सबसे लार्ज वैल्यू होनी चाहिए हाइड्रोजन के लिए, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज टू मैस रेशो। जिस गैस का मैस सबसे ज़्यादा होगा उसके चार्ज टू मैस रेशो की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। तो अब इसमें से हम चूज़ कर सकते हैं भाई हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसमें से सबसे ज़्यादा मैस नाइट्रोजन का है, तो चार्ज टू मैस रेशो की वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी N2 के लिए। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज टू मैस रेशो बिलोंग टू, तो वो होनी चाहिए हाइड्रोजन के लिए लार्ज वैल्यू, इसके लिए होनी चाहिए स्मॉलेस्ट वैल्यू इनमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा किनार रेज की क्या प्रॉपर्टी है, दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव रेज और दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट, दे ऑल्सो ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, देयर चार्ज टू मैस रेशो इज स्मॉलेस्ट देन कैथोड रेज, एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज टू मैस रेशो इज फॉर हाइड्रोजन गैस। स्मॉलेस्ट वैल्यू उस गैस के लिए होगी जो कि सबसे
हैवियर गैस होगी। उसके अलावा डिस्कवरी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। इसका मतलब है व्हेन दे आर न्यूट्रल दे कैन नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। दे नॉक आउट फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स, ये फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स अगर पैराफिन, मीथेन या किसी अल्केन पे स्ट्राइक करेंगे तो दे नॉक आउट फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स। जी स्टूडेंट्स, हमें इसके बाद मालूम होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैस, चार्ज, रिलेटिव मैस, यूनिट चार्ज, ठीक है, हमें ये मालूम होने चाहिए। तो हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। हमें ये वैल्यूज़ याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई वैल्यू आ जाती है कि व्हाट इज़ द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन या व्हाट इज़ द मैस ऑफ प्रोटॉन। 4 वैल्यू गिवन है, आपने उसमें से सिलेक्ट करना है मैस ऑफ न्यूट्रॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स पे भी फोकस करना है एमसीक्यूज़ को देखते हुए, वो भी हम बाद में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टाइम माइनस 31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टाइम माइनस 19 कूलम। अब यूनिट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम कहते हैं -1, ठीक है, जबकि रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.0055 AMU है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉन। हमारे पास नेक्स्ट पार्टिकल है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब है इसका यूनिट चार्ज +1 हो जाएगा। चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टाइम माइनस 19 कूलम जो है, यहाँ पे -1.6 है तो यहाँ हो जाएगा +1.6 इंटू 10 टाइम माइनस 19 कूलम, क्योंकि हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज एंड द चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल बट अपोजिट। दोनों पे सेम चार्ज है, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, सिर्फ अपोजिट है, एक पे नेगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव। तो हम इसको +1.6 इंटू 10 टाइम माइनस 19 कूलम कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन का मैस है, इलेक्ट्रॉन इज लाइटर 10⁻⁻31 है, प्रोटॉन इज हैवियर पार्टिकल देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है और ये है 1.6727 इंटू 10 टाइम माइनस 27 किलोग्राम, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास मैस ऑफ प्रोटॉन। अब रिलेटिव मैस ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1.0073 AMU है रिलेटिव मैस ऑफ प्रोटॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन के मैस से ज़्यादा है। सिमिलरली हमारे पास तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन, और हमें मालूम है न्यूट्रॉन इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज नो चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल, तो चार्ज तो इसका कुछ भी नहीं है। अगर हम मैस ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो मैस ऑफ प्रोटॉन एंड मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है तकरीबन। इसीलिए हम कहते हैं कि मैस ऑफ एटम इज़ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस और सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मैस ऑफ एटम कितना होता है? मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये भी कितना है? 1.67, लेकिन 27 नहीं, 1.6749 इंटू 10 टाइम माइनस 27 है, ठीक है। लेकिन जब हम ऐड करते हैं तो हम इसे ऑलमोस्ट इक्वल ही कंसिडर करते हैं। इसीलिए हम किसी भी एटम का जब मैस लेते हैं तो हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मैस की अगर बात करेंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मैस भी ऑलमोस्ट सेम होगा। 1.0073 के बजाय हो जाएगा ये 87। जी स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन कितने टाइम्स हैवियर है न्यूट्रॉन से, ठीक है, न्यूट्रॉन कितने टाइम हैवियर है इलेक्ट्रॉन से, तो हम क्या करेंगे? रिलेटिव मैस ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087 को डिवाइड कर देंगे रिलेटिव मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जो कि 1.00055 है, ठीक है, नॉट 0055,
00055, इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 18 समथिंग आएगा, 18, 30, 40, 30 के अराउंड कुछ आएगा। एक्चुअली इट इज़ 1842 टाइम्स, ठीक है। चूँकि ये हमने 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक डिजिट ली हैं, इसलिए हमारे पास थोड़ी सी कम आएगी, लेकिन हमें ये याद रखना है कि इट इज़ 1842 टाइम हैवियर। न्यूट्रॉन इज़ 1842 टाइम हैवियर, और हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इज़ 1842 टाइम लाइटर देन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये है हमारे पास। तो हमारे पास MCQs में ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि पूछ लिया जाए प्रोटॉन इज़ हाउ मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इसको इससे डिवाइड कर दें, हमारे पास आ जाएगा कि कितने टाइम हैवियर है, या ये कितने टाइम इलेक्ट्रॉन कितने टाइम लाइटर है। स्टूडेंट्स, हमने बात की है अभी तक कि हाउ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, मास एंड चार्ज एंड रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स क्या हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। व्हाट इज़ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, हम इसके की पॉइंट्स की बात करते हैं। भाई प्लांक्स ने जो क्वांटम थ्योरी दी, इट इज़ अबाउट द एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ लाइट। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, जनरली हम एनर्जी कह सकते हैं, और स्पेसिफिकली अगर ये लाइट की एब्जॉर्प्शन या इमिशन को भी एक्सप्लेन करती है। तो व्हाट इज़ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी या व्हाट प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन, इट एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एंड इमिशन ऑफ एनर्जी और लाइट, एंड अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर। तो हमें दूसरी बात जो याद रखनी है, दूसरी बात क्या है, इट एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ एनर्जी और लाइट, एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी या लाइट जो भी होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ना कि कंटिन्यूअस होगा। अब वो डिसकंटिन्यूअस जो होगा, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। एनर्जी के केस में हम क्वांटा कहेंगे, इफ़ इट इज़ लाइट देन इट इज़ कॉल्ड फोटोन, ठीक है। एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, एंड दीज आर कॉल्ड वेव पैकेट्स। इन्हें हम वेव पैकेट कहते हैं क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है। तो अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी वेव पैकेट की फॉर्म में इमिट या एब्जॉर्ब होगी, ना कि ये एक कंटिन्यूअस वेव है, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कोई भी चीज़ इमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी। अब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उस वेव पैकेट की एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। E इज़ प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड E इज़ इक्वल टू एच म्यू। दिस इज़ कॉल्ड प्लांक्स इक्वेशन, इसे हम प्लांक्स इक्वेशन कहते हैं, जिसमें H जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहती है E इज इक्वल टू एन एच म्यू। इसका मतलब है एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब इन अ होल नंबर, ठीक है। n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी जब एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करेगी, इधर इट एब्जॉर्ब 1 फोटोन और 2 फोटोन और 3 फोटोन, और इट इमिट 1, 2, 3 एंड सो ऑन फोटोन्स, नॉट 1.5। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ 1.5 फोटोन एब्जॉर्ब कर ले और आधा फोटोन छोड़ दे, कहे मुझे नहीं चाहिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए इसे कहते हैं क्वांटम थ्योरी। क्वांटम वर्ड आया फ्रॉम क्वांटाइज्ड, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। A body can emit or absorb energy in a quantized manner। 1, 2, 3, 4 पैकेट ऑफ एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। 2.25, 4, 3.5, 1.5, 2.5, ऐसा नहीं है कि जितना फोटोन चाहे एब्जॉर्ब कर लिया, जितनी एनर्जी चाहिए जो है वो एब्जॉर्ब ना की उस फोटोन में से। डिसकंटिन्यूअस है तो या तो 1 फोटोन एब्जॉर्ब होगा, या 2 होंगे, या 1 इमिट होगा, या 2 होंगे, या 4 होंगे, 6 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, ठीक है। 1, 2, 3 होल नंबर में होगी। इसे कहते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अब
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और बोहर एटॉमिक मॉडल जो था वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बेस पे बोहर ने प्रपोज किया। जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था उसने जो मॉडल दिया, मॉडल ऑफ एन एटम, उसका जो बेसिक थीम था वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी। एंड अकॉर्डिंग टू बोहर, इलेक्ट्रॉन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। ठीक है, तो प्लैंक्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हमें जो बात पता होनी चाहिए, बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स, और दे आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। ठीक है, बोहर के मुताबिक बोहर का पहला पोस्टुलेट क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल और एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट्स। उसके बाद बोहर ने कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ ऑर्बिट इट कैन नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, कैन नॉट इमिट और एब्जॉर्ब व्हेन रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो कोई एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। और इसकी वजह क्या थी? बोहर ने ये क्वांटम थ्योरी के बाद पोस्टुलेट दिया। इससे पहले ये क्लासिकल फिजिक्स में ये था कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, जिसकी बेस पे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। ठीक है, तीसरा पोस्टुलेट बोहर का क्या था? इलेक्ट्रॉन कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। और इसको मजीद प्रिसाइज करते हैं, इट इमिट एनर्जी व्हेन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर and it absorb energy when jump from lower energy level to it absorb energy when jump from lower energy level to higher। उसने कहा फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है। ठीक है, फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। अब अगर ये हायर शेल से लोअर शेल की तरफ आएगा तो इट इमिट एनर्जी, ये इमिट करेगा। और अगर लोअर शेल से हायर शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जाएगा। ठीक है, तो तीसरा पोस्टुलेट है, इट ओनली इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। अब इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, इट एब्जॉर्ब। अगर मैं कहता हूँ ये के है, ये एल है, ये एम है, ठीक है, तो के से एल में जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एल से के में जाने के लिए इमिट करेगा। एम से एल या एम से के में आने पे एनर्जी इमिट होगी, जबकि के से एम में जाने में जितना एनर्जी डिफरेंस है वो एब्जॉर्ब करेगा। अब कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट करेगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, दो एनर्जी लेवल का जितना डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसके अलावा बोहर के पोस्टुलेट्स में, बोहर एटॉमिक मॉडल में इसके अलावा क्या पोस्टुलेट है? इसके अलावा बोहर ने कहा कि एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू NH/2π, इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। ठीक है, mvr इज इक्वल टू NH/2π। अब ये बात ऐसे ही है जैसे कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में E इज इक्वल टू NH/μ, कि या एक फोटोन एब्जॉर्ब होगा, या दो होंगे, या तीन होंगे, होल नंबर में होंगे। इसी तरह बोहर कहता है कि इलेक्ट्रॉन व्हेन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है इतना एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होगा, जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और क्वांटा इमिट या एब्जॉर्ब होगी वो इस एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एब्जॉर्ब करे और यहाँ मूव करने लग जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है n की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर n 1 है तो mvr इज इक्वल टू H/2π। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो mvr इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई पाई। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 3 होगा तो mvr क्या हो जाएगा? 3/2
h डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, तो इट इज इंटीग्रल MVR इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH ओवर 2 पाई। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, हम वो डिस्कस करते हैं, जो कि इससे पहले हमने डाल्टन्स की बात की थी कि डाल्टन ने जो है सबसे पहले मैटर के मुतालिक कुछ कंसेप्ट दिया था, कुछ आइडिया दिया था इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, इसने एटम के मुतालिक कुछ आइडिया दिया। उससे पहले ये था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम एंड एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। तो ये एक A लेवल के पेपर में क्वेश्चन है, चूँकि आपका जो कंटेंट है इसमें FSC और A लेवल दोनों स्टूडेंट अपेयर होते हैं, तो पास पेपर के क्वेश्चंस भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन हमें इससे रेलिवेंट मिलेगा वो आपके प्रैक्टिस टेस्ट में भी शामिल होंगे और वो हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चन है, डाल्टन्स थ्योरी कंटेन 4 प्रेडिक्शंस अबाउट एटम्स। ठीक है, विच ऑफ हिज प्रेडिक्शन इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी करेक्ट। ठीक है, उसकी जो 4 प्रेडिक्शन थी डाल्टन्स की वो दी हुई हैं, इसमें से कौन सी अभी भी हम करेक्ट कंसिडर करते हैं और बाकी जो है वो 3 अब रिजेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है ऑल एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। दूसरा ऑप्शन है ऑल एटम्स आर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैव सेम मास। तीसरा ऑप्शन है एटम ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट इन मास फ्रॉम ऑल एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, कि किसी भी एक एटम का मास बाकी तमाम एटम्स के मास से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, नो एटम कैन स्प्लिट इनटू सिंपलर पार्ट्स। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है, किसे अभी भी हम करेक्ट समझते हैं और कौन सा क्यों रिजेक्ट हुआ। देखें, ऑल एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैव सेम मास, नहीं, हमारे पास आइसोटॉप्स मौजूद है। ठीक है, तमाम एटम्स का मास सेम ज़रूरी नहीं कि हो। अब हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम 3 आइसोटॉप्स हैं, इसी तरह ब्रोमीन के आइसोटॉप्स मौजूद हैं, आयोडीन के आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, हमारे पास कार्बन का आइसोटॉप कार्बन 13, कार्बन 14 मौजूद है। तो ऑल एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट हैव सेम मास, ये गलत है। इसी तरह ऑल एटम ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट इन मास फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। भाई ज़रूरी नहीं है जब आइसोटॉप्स मौजूद हैं तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक आइसोटॉप का मास किसी दूसरे एलिमेंट के मास के इक्वल हो, तो ये भी हम कंसिडर नहीं करते, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। सिमिलरली नो एटम कैन स्प्लिट इनटू सिंपलर पार्ट्स। ठीक है, एटम इज़ नो मोर फर्दर इंडिविजिबल पार्टिकल, इसको हम फर्दर इंडिविजिबल पहले ये था कि इट इज़ इंडिविजिबल पार्टिकल, अब हम कहते हैं इट इज़ ये डिविजिबल है। इट कंटेन्स सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इसमें फर्दर जो है वो डिवीज़न करते हैं। जबकि ये जो स्टेटमेंट है ऑल एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, इट इज़ स्टिल करेक्ट। ठीक है, डाल्टन की ये प्रेडिक्शन या डाल्टन का ये पोस्टुलेट स्टिल जो है वो ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स।